जय हिंद दोस्तों, मैं अमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अभिलेख पर चर्चा होगी, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वैसे तो अभिलेख भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की जानकारी आपको दी जाएगी। आइए शुरू करते हैं। अभिलेख मुद्रा कला के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा कला के अंतर्गत आता है। भारतीय इतिहास एवं कला में अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांश खंभों पर, पत्थरों पर, तांबे के पत्रों पर, गुफाओं पर अंकित किए जाते थे। खंभों पर जो अभिलेख अंकित किए जाते थे, ऐसे अभिलेख को स्तंभ लेख कहते हैं। जो पत्थरों पर लेख अंकित किए जाते हैं उन्हें शिलालेख कहते हैं। जो तांबे के पत्रों पर लिखे जाते हैं उन्हें ताम्रलेख कहते हैं। जो गुफाओं पर लिखे जाते हैं उनको गुहालेख कहते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि स्तंभ लेख, शिलालेख, ताम्रलेख, गुहालेख जिन जिन पर लिखे जाते हैं उनके उनके नाम अलग अलग उनके नाम होते हैं। तो जो विश्व का सबसे प्राचीनतम अभिलेख जो माना जाता है वो है बोधज-कोई अभिलेख। ये अभिलेख एशिया माइनर टर्की से प्राप्त हुआ है। एशिया माइनर टर्की से प्राप्त हुआ है, जिसको हम लोग बोधज-कोई अभिलेख कहते हैं। इस अभिलेख में, बोधज-कोई अभिलेख में भारतीय देवताओं का उल्लेख मिलता है। जिन भारतीय देवताओं का उल्लेख बोधज-कोई अभिलेख मिलता है उनका नाम है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत, इन देवताओं का नाम मिलता है। ये भारतीय देवता हैं जो अभिलेख, बोधज-कोई अभिलेख में इनके नाम अंकित हैं। ये एशिया माइनर टर्की से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त जो प्राचीन अभिलेख भारत के बाहर मिले हैं उनमें से एक अभिलेख का नाम आता है कस्सी अभिलेख। एक अभिलेख का नाम आता है कस्सी अभिलेख। ये अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का है। इसी तरह से एक और अभिलेख मिलता है, वो है मितन्नी अभिलेख। मितन्नी अभिलेख, और ये मिला है 1500 ईसा पूर्व में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कस्सी अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का है, मितन्नी अभिलेख 1500 ईसा पूर्व का है। और दोनों ये अभिलेख
मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए? मेसोपोटामिया से। जो मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए इसका आधुनिक नाम है इराक। और इस कस्सी और मितन्नी, ये जो दोनों अभिलेख मिले हैं, इन दोनों अभिलेख में हमें कुछ आर्यों का नाम मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग बात करते हैं भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, भारत के प्राचीन अभिलेख जो माने जाते हैं वो सिंधु सभ्यता के अभिलेख हैं। ये सिंधु सभ्यता के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये अभी तक की पढ़े नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि जो इनकी लिपि है वो गूढ़ लिपि है, यानी ये अभिलेख जो मिले हैं इनके अभिलेख पढ़े अभी तक नहीं जा सके हैं, गूढ़ लिपि है। ये सिंधु सभ्यता के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। लेकिन जो अभिलेख पढ़े गए हैं भारत में वो हैं अशोक के अभिलेख, यानी प्राचीन अभिलेखों में सबसे पहले जो अभिलेख पढ़े गए हैं वो अशोक के अभिलेख हैं। ठीक है, और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जिसने खोजा था वो 1750 में टीफेन थैलर ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले खोजा था। इन्होंने जो सबसे पहले जो खोजा था वो दिल्ली स्तंभ लेख है, जो दिल्ली से प्राप्त हुआ था। इसे 1750 में टीफेन थैलर ने सर्वप्रथम खोजा था। फिर अशोक के अभिलेख लगातार खोजे गए, तो अंतिम जो मिला है अशोक का अभिलेख वो 1915 में। ये आपका सर्वप्रथम, ये वाला, और ये आपका अंतिम। तो अंतिम 1915 में इसे जो खोजा था वो डॉक्टर बीडन महोदय ने ये अभिलेख अंतिम जो खोजा था, उस अंतिम जो खोजा था उसका नाम था मास्की शिलालेख। मास्की शिलालेख ये जो है कर्नाटक के रायचूर जिले से प्राप्त हुआ है। कर्नाटक के रायचूर जिले से मास्की शिलालेख प्राप्त हुआ। ये अशोक का अंतिम शिलालेख है। और अशोक का जो सबसे पहला स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, यानी अभिलेख ही कहेंगे, वो है आपका दिल्ली स्तंभ लेख। तो इस तरह से जो अशोक के बहुत सारे जो अभिलेख खोजे गए हैं, उन अभिलेखों में देखा गया है कि कुछ इसमें शिलालेख हैं, कुछ इसमें स्तंभ लेख हैं, कुछ इसमें गुहा लेख हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। करते हैं अशोक के अभिलेख की बात करते हैं। तो अशोक के अभिलेख में अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख में सबसे पहले बात करते हैं शिलालेख। इनकी संख्या
14 है। बात करते हैं स्तंभ लेख की। इनकी संख्या 19 है। फिर बात करते हैं हम लोग गुहा लेख। इनकी संख्या 3 है। तो अशोक के शिलालेख की संख्या 14, स्तंभ लेख की संख्या 19 और गुहा लेख की संख्या 3। ऐसे बहुत सारे हैं। जब आपको हम इतिहास पढ़ाएंगे पूरा तो उसमें आपको हम बताएंगे कौन कौन से मिले, कहाँ का क्या क्या मिला है। लेकिन गुहा लेख की बात करते हैं। जो गुहा लेख मुख्य रूप से 3 मिले हैं। इनमें से एक गुहा लेख का नाम है सुदामा गुहा, दूसरा का नाम है कड़चौपड़ गुहा, सुदामा गुहा, कड़चौपड़ गुहा, और तीसरे का नाम है विष झोपड़ी, विश्व झोपड़ी गुहा। तो ये 3 अशोक के जो गुहा लेख मिले, एक सुदामा गुहा, और सुदामा गुहा को नैग्रोध गुहा भी कहा जाता है। इसको नैग्रोध गुहा भी कहते हैं। तो सुदामा गुहा, कड़चौपड़ गुहा, विष झोपड़ी गुहा, इन तीनों को सम्राट अशोक ने बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ी पर निर्माण कराया था, या ये कह सकते हैं कि इसको खुदवाया था। तो ये जो 3 हमें अशोक के जो गुहा लेख मिलते हैं, इन तीनों गुहा को सम्राट अशोक ने आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया था। सम्राट अशोक ने इन तीनों को आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया था, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम है मक्खली पुत्र गोशाल। मक्खली पुत्र गोशाल, ये आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया था। जिस तरह से सम्राट अशोक ने गुहा लेख बनवाया था, उसी तरह से सम्राट अशोक के पौत्र, जिसका नाम था दशरथ, दशरथ ने भी कुछ गुफाएं बनवाई थी। तो कौन कौन सी हैं इन्होंने बनवाई थी? एक बनवाया था गोपी गुहा, लोमस ऋषि गुहा, बड़थिका गुहा। इन तीनों गुफाओं को दशरथ ने बिहार के जहानाबाद बाद में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर, नागार्जुन या कह सकते हैं नागार्जुनी पहाड़ी पर इसका निर्माण कराया था। ये 3 गुफाएं, गोपी गुहा, लोमस ऋषि, बड़थिका गुहा। इन तीनों गुफा को दशरथ ने, इनकी तीनों को भी उसने आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया था। ठीक है, अपने बाबा यानी दादा अशोक की तरह इसने भी आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया। तो मैंने बताया कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था वो मक्खलीपुत्र गोशाल था। आइए वापस आते हैं हम लोग अशोक वाले में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अशोक के अभिलेख। तो अशोक अभिलेख के जो मैंने अभी बताया कि अशोक ने कौन कौन से मुख्य रूप से गुहा लेख बनवाए थे, या उसके पौध दशरथ ने।
तो अशोक के जो अभिलेख हैं इनको पढ़ने का प्रयास कई लोगों ने किया था। सबसे पहले प्रयास किया था फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, इसने पढ़वाने का प्रयास सबसे पहले किया था। इसने 2 अशोक के स्तंभ मंगवाए थे। एक मंगवाया था उसने मेरठ से। कहाँ मंगवाया? दिल्ली मंगवाया। तो मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। दूसरा दूसरा फिरोज शाह तुगलक ने मंगवाया था टोपरा से। टोपरा हरियाणा में है। कहाँ मंगाया? दिल्ली मंगवाया। तो टोपरा दिल्ली स्तंभ लेख, इन दोनों को मंगवा करके फिरोज शाह तुगलक ने पढ़वाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। इसी तरह से अकबर ने प्रयास किया, वो भी सफल नहीं हुआ। इसी प्रकार से जहांगीर ने प्रयास किया, वो भी सफल नहीं हुआ। औरंगजेब ने प्रयास किया, वो भी सफल नहीं हुआ। तो जो अशोक के अभिलेख को जो पढ़ने का दावा सबसे पहले जिसने किया है, उसका नाम है, यानी अशोक के अभिलेख का पढ़ने का दावा जिसने किया था उसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को जो पढ़ा था वो 1837 में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का दावा किया था 1837 में। और एक बात और बता दें कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जेम्स प्रिंसेप ने पंचमार्क आहत सिक्कों को भी पढ़ने का दावा किया था, लेकिन वहां की डेट यहाँ की डेट में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाता है यहाँ पे। जेम्स प्रिंसेप ने जो सिक्के पंचमार्क आहत सिक्कों को जो पढ़ने का दावा किया था, नामकरण किया था, वो 1835 में था और अभिलेख का समय जो 1837 है। तो इस तरह से याद रखना है कि सिक्के होते हैं छोटे तो उनको छोटा समय 1835, अभिलेख होते हैं बड़े इसलिए उनका बड़ा समय 1837। इस तरह से याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जब इन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने जब इनके अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का दावा किया तो उन्होंने बताया कि अशोक के अभिलेख में जो जेम्स प्रिंसेप ने कहा कि अशोक के अभिलेख में जो भाषा है वो भाषा जो है उस भाषा का नाम है प्राकृत भाषा। ध्यान रखिएगा, अशोक ने पाली भाषा का प्रयोग नहीं किया था, अशोक ने अपने अभिलेखों में प्राकृत भाषा किया था। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पाली जो है वो बौद्ध धर्म संबंधित है, इसलिए ध्यान रखिएगा आप पाली नहीं लगाएंगे, आप प्राकृत भाषा लगाएंगे। इसके बाद अशोक ने अपने अभिलेखों में लिपियां कई प्रयोग की हैं। तो कौन कौन सी लिपियां प्रयोग की हैं? अशोक ने अपने अभिलेखों में जो लिपियां प्रयोग की हैं वो आइए देखते कौन सी हैं। उनमें से जो लिपि है, सबसे पहली जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि, दूसरी खरोष्ठी लिपि, तीसरी अरामाइक लिपि, चौथी यूनानी लिपि। ये लिपियां अशोक की मिलती हैं। तो पहली मैंने बताया ब्राह्मी लिपि, ये बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी और ये अधिक प्रयोग की जाती थी। खरोष्ठी लिपि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थी। ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थी।
अरामाइक लिपि की बात करते हैं तो ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये वर्तमान के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में प्रचलित थी। इसी तरह से यूनानी लिपि की बात करते हैं तो ये भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में प्रचलित थी। तो इस तरह से सम्राट अशोक की 4 लिपियों, अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन भाषा जो होती थी वो प्राकृतिक भाषा होती थी। तो मैंने ये देखा कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो 4 लिपियों में सबसे ज़्यादा जो लिपि है प्रयोग की जाती थी वो आपकी ब्राह्मी लिपि थी, जो सबसे अधिक शेष भारत से वही प्रयोग की जाती थी। खरोष्ठी लिपि मैंने बताया पश्चिमोत्तर प्रांत में थी। अरामाइक लिपि जो थी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में थी। और यूनानी जो लिपि थी वो ध्यान दीजिए, यूनानी लिपि जो थी वो अफगानिस्तान में क्षेत्र में। तो अशोक का नाम जिन अभिलेखों में मिलता है वो है मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उडेगोलन। ये 4 ऐसे हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऐसे अभिलेख है जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इसी तरह से एक अभिलेख और है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और प्लस अशोक का नाम मिलता है। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो इस तरह बहुत सारे अभिलेख हैं, हम आपको आगे बताएंगे। अभी थोड़ा सा लिपि जान लें क्या है। लिपि जो होती है वो अपनी हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, यानी जो किसी भाषा के जो अक्षरों में जब लिखी जाती तो उसे हम लिपि कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, जब किसी भाषा को लिपियों में लिखा जाए तो उसे हम अक्षरों में लिखा जाए तो उसे हम लिपि कहते हैं। भारत में जो हम लोग हिंदी लिखते हैं, यानी हिंदी भाषा ये है, हिंदी भाषा की जो लिपि है उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। इसी तरह से भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, हर भाषा की अपनी लिपि है, हर भाषा की अपनी लिपि, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम यूरोप की बात अगर करते हैं, यूरोप में विभिन्न भाषा है, लेकिन विभिन्न भाषा की एक ही लिपि है, और उस लिपि का नाम है रोमन लिपि। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, भारत में हर भाषा की अपनी लिपि है जो अक्षरों में लिखी जाती है। यूरोप में विभिन्न भाषा है, चाहे कोई भाषा हो, लेकिन जो लिपि है वो एक ही है और उस लिपि का नाम है रोमन लिपि। तो दोस्तों, मैंने आज आपको कुछ अभिलेख के बारे में बताया है। अभी अभिलेख और भी है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को जो लोग नए लोग देख रहे हैं वो लोग उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आगे हमारा वीडियो जो अभी सेकंड पार्ट में आएगा उसमें अभी कुछ और अभिलेख बाकी है, मैं उसको आपको बताऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद।